आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज इन द गिवन कंडीशन अ फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड टू द ब्लॉक कैपिटल A ऑफ मास 2m एज शोन। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर हमको तीन ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ब्लॉक A, ब्लॉक B एंड ब्लॉक C। व्हाइल ये सरफेस जिस पर ये रखा हुआ है वो कैसा है? स्मूथ। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्लॉक A पर हमने फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज कैपिटल F। आगे लिखा हुआ ये है कि ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ एक्सेप्ट बिटवीन A एंड B। बच्चों क्वेश्चन में देखिए कहां-कहां हमें फ्रिक्शन कंसीडर करना पड़ सकता था अगर क्वेश्चन में लिखा होता तो। देखिए सरफेस और 2m के बीच में, क्योंकि यहां कांटेक्ट है, सरफेस और 2m के बीच में यहां कांटेक्ट है, पर क्वेश्चन में लिख दिया स्मूथ सरफेस, तो ग्राउंड पे किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। बच्चों B और C यहां भी कांटेक्ट है, पर यहां भी सरफेस स्मूथ है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ एक्सेप्ट A एंड B। तो यहां भी अब हमें फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना। और A और B के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमको दिया गया है वो कितना दिया गया है? द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ ब्लॉक A एंड B इज म्यू। Now find the minimum value of force capital F that can be applied to the block and so that जो ब्लॉक B है उसकी डाउनवर्ड स्लाइडिंग जो है वहां पर रुक जाए। तो लिखा हुआ है F that can be applied to prevent the downward sliding of block B। बच्चों क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली समझ में आ गया। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डाउनवर्ड स्लाइडिंग रोकनी है, तो मतलब इनडायरेक्टली हमें बॉडी को रेस्ट पे रखना है। तो बच्चों अगर रेस्ट पे रखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फोर्सेस हैं वो सही तरह से मार्क कीजिए, और फोर्सेस मार्क करने के बाद हमें नेट फोर्स को जीरो के साथ इक्वेट करना है। यानी जितने भी फोर्सेस हैं उनको सम करके जीरो के साथ इक्वेट कर देना है, क्योंकि रेस्ट है। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, इस ब्लॉक बी की अगर स्लाइडिंग हो सकती है तो कहां और किसकी वजह से? तो सभी को पता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि बिकॉज ऑफ mg ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है। तो ऑब्जर्व कीजिए कि बिकॉज ऑफ mg इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी कहां होगी? डाउनवर्ड। अब बच्चों जैसे ही ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहां से तो किसी भी तरह का फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, और हमें क्वेश्चन में इसको नीचे फिसलने से रोकना है। तो इमेजिन कीजिए क्या सिचुएशन बन रही होगी कि जैसे ही B ने डाउनवर्ड स्लाइड करने की कोशिश की होगी बिकॉज ऑफ mg, तो A की सरफेस नोटिस करेगी कि B उसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है, और उसकी डाउनवर्ड स्लाइडिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कहां लगाएगी? ऊपर। तो यहां पर हमें फ्रिक्शन फोर्स लग गया ऊपर की तरफ, इस तरह से मैंने इसको स्मॉल f से डिनोट किया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा समझ में आ गया कि रेस्ट रखना है तो उस f की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए। So here I can write the value of f should be equal to mg। अब बच्चों इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने फोर्स लगाया है कैपिटल F हॉरिजॉन्टली, और सरफेस से किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F ये पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है तो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी हुई है, दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। डायरेक्टली उससे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मैंने यहां पर लिख दिया अपॉन टोटल मास m टोटल। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? कैपिटल F, और टोटल मास 2m और 2m टोटल करेंगे तो 5m। बच्चों यहां से आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, दैट इज कैपिटल F अपॉन 5m। बच्चों अगर आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करें तो अब सबसे पहली चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है, जैसा कि हमने कांटेक्ट फोर्स में डिस्कस किया था, कि जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन है उनके रिजल्टेंट को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी रफ सरफेस किसी बॉडी पे जो कांटेक्ट फोर्स लगाती है उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल यानी कि वर्टिकल वाला और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन कहलाता है। कुछ ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है कि हमें जिस सरफेस का फ्रिक्शन निकालना है, हमें जिस सरफेस का फ्रिक्शन निकालना है उस फ्रिक्शन को निकालने के लिए उसी सरफेस वाले नॉर्मल रिएक्शन को कंसीडर करना होता है। जिस सरफेस से फ्रिक्शन निकाल रहे हैं उसी सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करना है, क्योंकि ये नॉर्मल और फ्रिक्शन उसी सरफेस के कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है। तो बच्चों अगर हम लोग नोटिस करें तो यहां पर बिकॉज ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए A ने B को आगे की तरफ पुश किया विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो B ने A को पुश किया होगा पीछे बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों एक चीज का जवाब दें कि इन दोनों में से किसी भी एक नॉर्मल की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि दे आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो इन दोनों में से जिस नॉर्मल को भी हम चाहे निकाल सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएंगे, पर हमें वो वैल्यू चाहिए।
तो याद कीजिए, अगर हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें नॉर्मल रिएक्शन को, तो ऑब्जर्व कीजिए नॉर्मल रिएक्शन कैसा है यहाँ पे, पुशिंग फोर्स। तो बच्चों अगर ये नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स है, तो हम इसके आगे वाली बॉडीज के मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो बच्चों इस नॉर्मल के आगे दो बॉडीज हैं, उनका टोटल मास कितना हो गया, 3m इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, F/5m। तो यहां से m से m कैंसिल, तो ये 3f/5। बच्चों ये हमने निकाल दिया नॉर्मल रिएक्शन, और इसकी हमें जरूरत भी थी। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम लोग फ्रिक्शन में यहां लिख दें μn which is equal to mg, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, which is equal to 3f/5 which is equal to mg। अब बच्चों हमें कैपिटल F निकालना है, दैट इज मिनिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक बी। तो बच्चों F निकालने के लिए 5 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 mg अपॉन, यहां से अगर सॉल्व करें तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, दैट इज 3 म्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स जो हमें इस पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ये नॉर्मल उतना बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग बढ़ता जाएगा, पर लगेगा तो उतना ही जितना mg को बैलेंस करने के लिए चाहिए, बिकॉज रेस्ट है, स्टैटिक होगा, और स्टैटिक है तो वो सेल्फ एडजस्टेबल होगा। पर हमारी बात चल रही थी मिनिमम की, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इक्वल का साइन लगाकर इसको सॉल्व किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पर एक ब्लॉक बना रखा है, इससे मैंने अलग अलग फोर्सेस मार्क कर रखे हैं। एक तो वेट जो ड्यू टू ग्रेविटी है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन अगेन अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में क्यों आया, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पर जो अप्लाइड फोर्स है वो कहाँ है, राइट साइड। तो जो टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करेगा कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अपन कह रहे हैं जस्ट मूव की कंडीशन में है, और जस्ट मूव की कंडीशन के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरा लग चुका है। तो अब डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं ताकि आपको ये डायग्राम समझ में आए। द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स आर ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन FL एंड नॉर्मल रिएक्शन N। मैंने वर्ड यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट। किस किस का रिजल्टेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट। वो जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आसान भाषा में जो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, किसके, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पर रिजल्टेंट किस किस का, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का रिजल्टेंट। वापस देखें, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच का जो रिजल्टेंट आया R, उसका जो नॉर्मल से एंगल बना उसका क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप ढंग से देखो, अगर मैं इस रिजल्टेंट के कंपोनेंट भी करता हूं तो एक कंपोनेंट तो नॉर्मल होगा और एक कंपोनेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो इस रिजल्टेंट का नॉर्मल से एंगल बना, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करा। लैम्डा इज व्हाट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, tan लैम्डा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या ये वाली वैल्यू इस FL के ही बराबर होगी? तो आई कैन से FL, और ये बेस क्या होगा, इस लैम्डा के लिए बेस ये वाली टर्म है, दैट इज इक्वल टू n। तो आई कैन से tan लैम्डा इक्वल टू FL अपॉन n। अब बच्चों बात आती है कि ये म्यू एस के बराबर कैसे लिख दिया है। तो ध्यान देना, क्या इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में है, और अप्लाइड फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू n। और अगर मैं इसी वैल्यू को पुट यहां कर देता हूं तो नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, म्यू एस। तो यहां से एक बात मालूम पड़ गई कि जो tan लैम्डा है वो म्यू एस के बराबर है, और आई कैन से लैम्डा दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। अब बच्चों ये तो आंसर आ गया। अब बोलोगे सर आपने ढूंढा क्यों? याद करो, एक क्वेश्चन सर ने आपको कराया था, कौन सा, पुलिंग और पुशिंग के बारे में। उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा था विच इज ईजियर, तो सर ने भी प्रूव करा था पुलिंग इज ईजियर। फिर उसके अंदर सर ने एक और चीज प्रूव करी थी कि ऐसा कौन सा एंगल हो जिसमें पुलिंग सबसे ज्यादा इजी हो। तो क्या वहां पर जो एंगल आया था वो यही तो आया था? क्या वो एग्जैक्टली एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आया था? इसका मतलब अगर इस एंगल पे पुल करते हैं तो पुलिंग बहुत इजी आती है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो बेटा ये बात ध्यान रखना कि उन क्वेश्चंस के अंदर आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो, tan लैम्डा इक्वल्स टू म्यू एस। तो देखिए बच्चों, आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन सर से डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। बच्चों इस एंगल की हेल्प से हमारे इंक्लाइन प्लेन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में काफी मदद मिलती है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो इस डायग्राम में हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं और उसके बाद इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे।
बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर बिकॉज ऑफ कांटेक्ट जो फोर्सेस होंगे अगर हम लोग नोटिस करें तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों mg की अगर हम लोग बात करें तो उसका एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, बिल्कुल mg sin थीटा, एक होगा mg mg cos cos थीटा। थीटा। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कांटेक्ट फोर्स की, तो बच्चों नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस होंगे और mg sin थीटा की वजह से ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी मोशन की वो कहां होगी, डाउन द इंक्लाइन। तो वहां पर उस पर्टिकुलर मोशन को अपोज करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन जो मोशन होगा उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा, पीछे की तरफ। तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हो गए, आई मीन नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, जो कि एक रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स हैं। अब बच्चों हम लोग यहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यहां पर एक सरफेस है और नोटिस कीजिए ये सरफेस इस समय बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और यहां पर एक ब्लॉक हम लोगों ने इस पर प्लेस किया हुआ है। बच्चों इस समय आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और mg एक दूसरे से बैलेंस है ना। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे हैंड के रिस्पेक्ट में यानी कि हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर सरफेस को मैं किसी एंगल पर इंक्लाइन करना स्टार्ट करूंगा और उस पर्टिकुलर एग्जांपल से हमको नोटिस करना है। बच्चों मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन किया, आप नोटिस कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा है और इस केस में आप देख रहे हैं कि ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे। तो बच्चों ब्लॉक रेस्ट पे क्यों है, अगर उसका रीजन ढूंढे तो नॉर्मल रिएक्शन ने mg cos थीटा को बैलेंस किया और mg sin थीटा को किसने बैलेंस कर रखा है, फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैंने इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और बढ़ा दिया। बच्चों अभी भी आप देख रहे हैं कि जो ब्लॉक है वो किस पे है, रेस्ट पे, मतलब अभी वही सिचुएशन है कि mg sin थीटा फ्रिक्शन से बैलेंस्ड है। पर अब आप नोटिस करें कि मैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं तो ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो गई। तो अब मैं क्या सोचता हूं कि अब mg sin थीटा को फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहा। जब तक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम था तब तक तो mg sin थीटा बैलेंस था और जैसे ही एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमने ज्यादा किया तो mg sin थीटा बैलेंस होना बंद हो गया। तो इसका मतलब एंगल ने कोई ना कोई रोल प्ले किया है क्योंकि हमने सरफेसेस को चेंज नहीं किया। तो एंगल का क्या रोल रहा होगा अगर हम लोग उसकी बात करें तो बच्चों नोटिस कीजिए एक बार, हम अच्छे से जानते हैं कि थीटा की वैल्यू बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है और कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है और थीटा की वैल्यू कम होने से साइन थीटा की वैल्यू कम होती है जबकि कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हम अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों इमेजिन कीजिए जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम था तो बॉडी रेस्ट पे थी, तो सोच के देखिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम था तो साइन थीटा की वैल्यू कम थी जिससे mg sin थीटा ओवरऑल कम था, mg cos थीटा की वैल्यू ज्यादा थी, उस वजह से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी ज्यादा थी। नॉर्मल ज्यादा होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा रही होगी और उसमें से उतना फ्रिक्शन लग रहा होगा जो mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड था। पर जैसे ही मैंने एंगल एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा कर दिया तो आपने नोटिस किया था कि बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड कर गई थी। तो एंगल ज्यादा होने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ने से mg sin थीटा यानी कि स्लाइडिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ गई जो स्लाइड कराना चाहता है और mg cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो बच्चों mg cos थीटा की वैल्यू कम हो गई तो नॉर्मल कम हो गया, नॉर्मल कम हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो गया एंड मे बी पॉसिबल कि अब वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कैपेबल नहीं था कि उस mg sin थीटा को बैलेंस कर पाए। तो बच्चों आपने दो एंगल यहां पर ऑब्जर्व किए, एक एंगल ऐसा जिस पर बॉडी रेस्ट पर थी, फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा था mg sin थीटा को, और एक एंगल ऐसा जिस पे बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो गई। तो एक एंगल ऐसा जिस पे बॉडी रेस्ट थी, बस चलना चाह रही थी, चल नहीं पाई, एक एंगल ऐसा जिस पर बॉडी एक्सेलरेट कर गई। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल ऐसा जरूर आया होगा जिस पर बॉडी अबाउट टू स्लाइड इस सिचुएशन पे आ गई होगी कि ये एंगल आ गया कि इसके बाद अब बॉडी बिल्कुल मूव एक्सेलरेट कर जाएगी। तो दैट मींस कि वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जिस एंगल के इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ ब्लॉक अबाउट टू मूव इस स्टेट पे आ जाए, उस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो बच्चों यहां से एक समरी बनकर तैयार हो गई हमारे लिए कि अगर एंगल ऑफ रिपोज तक इंक्लाइन प्लेन है तो वहां पर बॉडी कौन सी स्टेट पे होगी, अबाउट टू मूव। अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, बस टेंडेंसी जनरेट होकर रह जाएगी। और अगर हमारा इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो बॉडी क्या कर जाएगी, एक्सेलरेट। तो बच्चों हम लोगों ने जो कंडीशन ली एंगल ऑफ रिपोज की, उसमें बॉडी कौन सी स्टेट पे आ जाती है, जस्ट मूव। बिल्कुल। तो यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा अबाउट टू मूव पे वो कौन सा होगा, एफ लिमिटिंग। तो बच्चों अगर हम लोग यहां पर देखें किसने किसको बैलेंस किया तो mg sin थीटा जो वैल्यू है वो किससे बैलेंस हो गई, f लिमिटिंग से।
और mg cos थीटा जो वैल्यू है वो किससे बैलेंस हो गई? नॉर्मल से। बच्चों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर हम लोग इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो ये दोनों कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? FL अपॉन n। और बच्चों ये वैल्यू हमारे लिए बहुत नोन है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और जैसा अभी आपको सर ने भी बताया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन में ये वाला जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? म्यू एस के बराबर। अब बच्चों अगर यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल दें तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स म्यू एस। बच्चों क्या नोटिस कर रहे हैं आप कि इस एंगल की वैल्यू और अभी जो सर ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया था ये दोनों न्यूमेरिकली सेम है, पर दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। और अब हम लोग इसकी डेफिनेशंस की बात करें जो हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, वही समरी लिखी हुई है। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट व्हिच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। मतलब बस चलना स्टार्ट करने वाली है। या ऐसा भी बोल सकते हैं द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट व्हिच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट डज नॉट स्लाइड। मतलब इस मैक्सिमम एंगल तक बॉडी स्लाइड नहीं होती, इसके बाद एक्सेलरेट कर जाएगी, इससे कम पे रेस्ट पे रहेगी, बस टेंडेंसी जनरेट होकर रह जाएगी। तो बच्चों जो भी अपन ने पढ़ा उस पे आगे और क्वेश्चन करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो देखिएगा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पुलिंग फोर्स F, वर्ड इज पुलिंग फोर्स, सो दैट ब्लॉक placed on wedge remain at rest. Coefficient of friction between the surface of block and wedge is mu. अब बच्चों यहां पर दो वर्ड है, एक तो है मैक्सिमम और एक है मिनिमम। इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना लगाए ताकि ये रेस्ट पर रहे, या फिर मिनिमम फोर्स कितना लगाए ताकि ये रेस्ट पर रहे। अब बेटा यहां पर फोर्स की दो वैल्यूज आएंगी, तो हो सकता है उनके बीच में मल्टीपल वैल्यूज भी होंगी, तो उन्हीं के बारे में डिस्कशन यहां करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर इस फोर्स को धीरे धीरे पुल करते करते बढ़ाने वाला हूं, तो मैं इसको धीरे 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 बढ़ाते वाला हूं। मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक ये हल्का सा मूव नहीं कर जाए। जैसे वो हल्का सा मूव करा, उससे जस्ट पहले वाली फोर्स कैसी होगी? मैक्सिमम फोर्स, जहां पर ये जस्ट रेस्ट पर है या अबाउट टू मूव पर है। इसका मतलब उस मैक्सिमम फोर्स की मैं बात कर रहा हूं जिसके जस्ट बाद ये मूव कर जाएगा, उसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम फोर्स। तो सोचो, मैंने कहा कि ये F मैक्स है और मैं इसको बस इसके जस्ट हल्का सा और बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर चल जाएगा। तो बताओ इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है? अपवर्ड। अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन अपवर्ड है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? उसको अपोज कर रहा होगा, मतलब डाउन द इंक्लाइन। तो फ्रिक्शन लग रहा होगा यहां पर बेटा जैसा मैंने कहा ये ऐसा फोर्स है, ये बस जस्ट मूव की कंडीशन है, मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू FL। और साथ के साथ एक ग्रेविटेशन पुल लगी रहा होगा, दैट इज अलोंग द इंक्लाइन इज mg sin थीटा। सिमिलरली यहां वाला mg cos थीटा, एंड कांटेक्ट फोर्स के कारण यहां पर क्या गया? नॉर्मल। अब ये वो मैक्सिमम फोर्स है कि अगर ये फोर्स की वैल्यू अज्यूम कर लो 100 न्यूटन है, तो अगर मैंने 100.01 कर दिया, मतलब 100.01 कर दिया, तो ये मूव कर जाएगा ऊपर। इसका इतना सा मतलब है कि 100 न्यूटन पे जस्ट टेंडेंसी ऑफ मोशन आ गई। तो क्या कह सकता हूं कि F मैक्सिमम इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस F लिमिटिंग अंडर द कंडीशन ऑफ रेस्ट और अबाउट टू मूव। तो आई कैन से F max is equal to mg sin theta plus limiting friction, and we know limiting friction equals to mu s into n। यहां पर एक ही म्यू गिवन है, वही म्यू एस भी है। इसका मतलब mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू n। अब बेटा मैं n की भी वैल्यू पुट करना चाहता हूं साथ के साथ, तो चेक करो क्या यहां पर n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में बैलेंस्ड है। तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा। तो आई कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। अब बच्चों ये तो बात हो गई F मैक्स की। अब रही बात नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स के बारे में क्या सोचते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम के साथ। तो देखिए यहां पर वही इंक्लाइंड प्लेन और मास ब्लॉक M, पर याद करो क्वेश्चन में लिखा था पुलिंग फोर्स, और पुलिंग फोर्स भी कैसा? मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मुझे पुल तो करना है, पर ऐसे फोर्स से पुल करना है कि अगर मैंने इसको हल्का सा और लूज करा तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। इस बार ऊपर नहीं आ रहा, कहा जाएगा नीचे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर ये पुलिंग फोर्स F है, इस F की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं 15 न्यूटन है, तो अंडर 15 न्यूटन ये बस जस्ट रेस्ट पर है,
और जैसे ही मैंने इसकी रस्सी को या इस रस्सी को मान लो मेरे हाथ से पकड़ रखा है, इसको हल्का सा मैंने लूज करा, ये 49.9 हो गया, तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये वो मिनिमम फोर्स है जहां पर ब्लॉक जस्ट टेंडेंसी रख रहा है मोशन की, जस्ट। और अगर मैं इसको 100 तक लेके आता हूं तो मैक्सिमम वाली कंडीशन आ जाएगी कि मैक्सिमम मैंने 100 न्यूटन ऊपर लगा रखा था, पर तब तक भी वो रेस्ट पे था, और 100.01 करा तो ये ऊपर आ गया। उस टाइम पे क्या था? मैक्सिमम फोर्स था। तो आई कैन से दिस इज एफ मिनिमम, जहां पर इसकी टेंडेंसी कहां है मोशन की? नीचे आने की, बिकॉज इससे हल्का सा कम करा तो क्या होगा? ये नीचे चल जाएगा। तो ये मतलब हुआ कि इसकी टेंडेंसी नीचे आने की, टेंडेंसी किसके कारण जनरेट हुई? mg sin थीटा के कारण। इसका मतलब 100% यहां पर mg sin थीटा मोर देन माई अप्लाइड फोर्स, दैट इज एफ मिनिमम है। अगर mg sin थीटा मेरे एफ मिनिमम से बड़ा है तो इसको नीचे पुल कर रहा है, पर अब मेरी हेल्प कौन करेगा इसको रेस्ट पे रखने के लिए? फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन इस टेंडेंसी को अपोज करेगा और पता लग जाएगा एफ लिमिटिंग, बिकॉज इट इज जस्ट रेस्ट या जस्ट टेंडेंसी टू मूव की कंडीशन में। तो आई कैन से दिस टाइम फ्रिक्शन इज हेल्पिंग मी आउट टू होल्डिंग दिस ब्लॉक एट रेस्ट। तो अगर मैं इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को बैलेंस करता हूं तो देखो यहां पर एज इट इज mg cos थीटा, और यहां पर हमेशा की तरह नॉर्मल। अब मैं इसकी बैलेंसिंग लिख रहा हूं, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, एंड अलोंग द इंक्लाइंड अगर मैं इनको बैलेंस करता हूं तो mg sin थीटा इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस एफ मिनिमम। दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी? mg cos थीटा। तो म्यू mg cos थीटा प्लस एफ मिनिमम mg sin थीटा के बराबर है। तो यहां से मेरे पास एफ मिनिमम की वैल्यू आ गई। एफ मिनिमम इज mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो बच्चों यहां से एक बात अपन इसको डिफाइन कर देते हैं कि ये फोर्स की क्या से क्या रेंज हो। आई मीन टू से, अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसपे फोर्स लग रही है एफ, तो इस एफ की रेंज होनी चाहिए अगर एफ मैक्सिमम से ये कम या बराबर हो, या एफ मिनिमम से ज्यादा या बराबर हो, तो अंडर दिस कंडीशन वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा विद रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो बेटा ये बात ध्यान रखना। और पहली कंडीशन के अंदर टेंडेंसी कहां थी? ऊपर जाने की थी, इसलिए फ्रिक्शन कहां लगा? नीचे। या टेंडेंसी फिसलने की है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है? ऊपर। पहले फ्रिक्शन अपने को अपोज कर रहा था और इस बार फ्रिक्शन अपने को सपोर्ट कर रहा है। पहले वाली कंडीशन में mg sin थीटा छोटा था और इस वाली कंडीशन में mg sin थीटा बड़ा है, लिमिटिंग एफ मैक्सिमम या एफ मिनिमम से। तो बच्चों आइए हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, and the question is the force required to just move a body up an inclined plane is double the force required to just prevent the body from downward sliding. No. और आगे लिखा हुआ है the coefficient of friction is mu, then find the inclination theta of the inclined plane. तो बच्चों जैसा कि अभी आपको सर ने एक्सप्लेन किया, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप, मतलब बॉडी बस ऊपर मूव करने ही वाली है। तो बच्चों हम लोग प्रीवियस स्लाइड में बात करें तो यहाँ पे सर ने एफ मैक्सिमम की वैल्यू आपको बताई। इस एफ मैक्सिमम के केस में क्या था कि बस ये फोर्स हमने लगाया तो बॉडी बस ऊपर मूव करने ही वाली है। तो बच्चों नोटिस करो हमारा फोर्स किसके बराबर था? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो बच्चों अगर हम लोग इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करें तो नोटिस कीजिए कि जस्ट मूव अप है ना, तो हम लोग यहां पर सबसे पहली चीज इस पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मान लेते हैं, और यहां पर अपना एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और इस पर हम लोगों ने फोर्स लगाया है F1, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस F1 बॉडी कौन सी स्टेट में है? जस्ट मूव अप। जैसा अभी हम लोगों ने बिल्कुल ऑब्जर्व किया था, सर ने आपको बताया था, तो उसमें वैल्यू कितनी आई थी? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ये तो हो गया F1 की वैल्यू। और दूसरे केस में हमको लिखा हुआ है, वहां पर ऑब्जर्व कीजिए, टू प्रिवेंट, ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा हुआ है? This force is double the force required to just prevent the body from downward sliding. तो बच्चों यहां पर अगर हम लोग इस सिचुएशन को नोटिस करें तो अभी अभी सर ने आपको बताया कि डाउनवर्ड स्लाइडिंग रोकने के लिए जो हमें मिनिमम फोर्स चाहिए वो कितना है? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो वही चीज अगर हम लोग यहां पर मार्क कर दें तो हमें जो फोर्स चाहिए डाउनवर्ड स्लाइडिंग रोकने के लिए उसको मैंने नाम दे दिया F2, और उसकी वैल्यू आई है हमारे पास mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, हमें इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया गया है, नोटिस कीजिए वो रिलेशन क्या है।
दिस फोर्स जो बॉडी को ऊपर चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, आई मीन टेंडेंसी ऑफ मोशन लाने के लिए रिक्वायर्ड है, जस्ट मूव के लिए, वो कितना है? डबल। किससे डबल है? इस पर्टिकुलर F2 से। तो हम इस रिलेशन का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड द रिलेशन इज F1 इज डबल ऑफ F2। तो बच्चों अब हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। हमारे पास F1 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू है, इन दोनों को यहां पे प्लेस करके अपने आंसर्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। बच्चों देखिए F1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है और वो है mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। बच्चों बस इसी को हमें अब सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम लोग अब इसमें डायरेक्टली काम करते हैं। बच्चों 2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? -2 म्यू mg cos थीटा। इसको अगर हम लोग LHS में लाके इसके साथ जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3 म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू, बच्चों ये 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 mg sin थीटा, और इसको RHS में ले जाएंगे माइनस में, तो 2 mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। बच्चों अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? फाइंड द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों यहां से अगर हम लोग थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए mg से ये mg कैंसिल, यहां पर हम लोग साइन और cos को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू, यहां क्या बचा है? 3 म्यू, और थीटा की वैल्यू अगर यहां से निकाल दें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो tan इनवर्स 3 म्यू। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बच्चों जैसा सर ने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझाया था, उसी क्वेश्चन पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करके हमने इस तरह से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैलकुलेट किया।